हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है पृथ्वी श्रीवास्तव और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 1। अच्छा, जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, हाँ मानता हूँ आप लोग केमिस्ट्री देखने आए हैं। तो CO2 इज अ गैस बट SiO2 इज अ हार्ड सॉलिड। ठीक, ये याद क्लियर हो गया। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि आप लोग अपने मन से ही बना के कुछ लिख सको अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो। अगर भाई थ्योरी तो है ही आप लोग के लिए, लेकिन एक पल के लिए अगर मान लो इतने सारे क्वेश्चन में से याद रखना अगर मुश्किल है तो एक बार कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं। जैसे CO2, ये रहा CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक, और ये रहा SiO2 का स्ट्रक्चर। इस तरह मतलब हर सिलिकॉन जो रहता है एक एक ऑक्सीजन से इस तरह कनेक्टेड रहता है, इस तरह ऑक्सीजन, इस तरह, और ये आगे ऐसे ही पूरी चेन जो होती है बच्चों ये प्रोसीड होती रहती है। ठीक है, अब जो SiO2 का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो एक नेटवर्क सॉलिड की तरह बन रहा है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है? नेटवर्क स्ट्रक्चर अगर कुछ याद आ रहा हो तो क्या डायमंड का भी स्ट्रक्चर, देखो डायमंड से मैं थोड़ा सा इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि डायमंड भी सॉलिड होता है ना, सिर्फ इसलिए। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे, वो 4 कार्बन से घिरा रहता है, क्योंकि वो 4 कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो हर एक कार्बन की फिर 4 वैलेंसी होती है, तो फिर हर एक कार्बन खुद एक 4 वैलेंसी से घिरा रहता है। तो ऐसे ही इसका भी एक नेटवर्क बन, जिन जिनके नेटवर्क स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, लैटिस के फॉर्म में हो गया, पूरा हार्ड नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में हो गया, वो हमारे सॉलिड नेचर शो करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? ठीक। अब जो CO2 इज अ गैस की बात कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं? ये जो CO2 है बच्चों, इसमें क्या कहते हैं, देखो एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। सभी को यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है? लेकिन अब होगा क्या बच्चों, ये डायपोल मोमेंट इधर, ये डायपोल मोमेंट इधर, इसका मान लेते हैं U1 और इसका मान लेते हैं U2। लेकिन दोनों लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। जिसमें भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, यानी उसमें कोई भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो फोर्स लगती है, या तो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स लगती है या तो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स लगती है। अब लेकिन ये फोर्स का मतलब क्या है, ये फोर्स आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि वो उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग लगती है, यानी जितने वो सरफेस एरिया में वो चीज ऑक्यूपाई हो पा रही है। इतनी बात क्लियर होगी अच्छे से? अब कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसको जरा सा भी अगर हम टेम्परेचर देते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल सा भी टेम्परेचर हो गया, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यानी इसके जो बॉन्ड्स हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं, यानी दूर दूर हो जाते हैं। भाई मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए तो वो फ्री हो गए, अगर फ्री हो गए तो स्कीपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, स्कीपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स जो है वेपर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में उड़ के निकल जाएंगे। तो इसीलिए CO2 एज अ गैस शो करता है, और जो हमारे पास बचा हुआ SiO2 इज अ हार्ड सॉलिड शो करता है, क्योंकि उसका तो एक नेटवर्क सॉलिड है, उसको तो जरा सा भी टेम्परेचर देने पे भी वो क्या रहेगा, वो सॉलिड ही रहेगा। तो एट रूम टेम्परेचर पे भी SiO2 क्या रहता है, सॉलिड ही रहता है। सभी को अच्छे समझे? और थ्योरी भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे जल्दी से इधर ध्यान दो, अभी इधर उधर मत देखो। टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में पहले बात कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्डेड के थ्रू रहता है, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। कोवेलेंट बॉन्डेड क्यों? क्योंकि दो नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हमारा कोवेलेंट कहलाता है। ठीक है, दीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर नॉट लिंक्ड टुगेदर इन अ जायंट स्ट्रक्चर। भाई कोई भी जायंट स्ट्रक्चर तो है नहीं, सिंपली सा तो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हमारा इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। अब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी डायपोल मोमेंट तो है नहीं, डायपोल मोमेंट नहीं है तो यहाँ पे एक वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स लग रहा है या वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इस तरह है। तो दीज फोर्स आर वीक ड्यू टू लीनियर शेप एंड सिमेट्रिकल चार्ज इन CO2 मॉलिक्यूल्स। सभी को अच्छे समझ आया यहाँ तक? कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? चलो अब बात कर लेते हैं इसके लो बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कह रहा है, the weak intermolecular forces are easily overcome at room temperature, allowing CO2 molecules to move freely and exist as a gas। यहाँ तक सिंपल था बहुत, क्योंकि वही हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे थे, वो वीक था, तो एज अ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा, तो ज्यादा से वो टेम्परेचर देने पे वो एज अ गैस की तरह फ्री हो जाएगा। सभी को यहाँ तक अच्छे समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग जल्दी से SiO2 की बात करते हैं। SiO2 क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। भाई CO2 आप लोग ने देख लिया, देखो CO2 आप लोग को पता चल गया
अब अगर आप लोग को SiO2 लिखना है तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, तो इसका जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं और जल्दी से। यहाँ पे क्या कह रहा है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है उसका कोवेलेंट जाइंट स्ट्रक्चर नहीं था, इसका कोवेलेंट जाइंट स्ट्रक्चर होगा, तो इससे हम लोग को याद हो जाएगा। और यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा रहता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में। कैसे, वो इस तरह है, जैसे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर भी तो बच्चों एक ऑक्सीजन होगा, तो वो इस तरह इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। लेकिन जो स्ट्रक्चर है हम Si2O की बात कर रहे हैं ना, तो ये इस तरह है, तो एक को पकड़ेंगे तो SiO2 इस तरह। सभी को अच्छे समझ आए, कोई भी डाउट है यहाँ तक, नहीं ना? तो आर ईच बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम क्रिएटिंग अ कंटीन्यूअस 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, जाहिर सी बात है एक जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो उसके बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड रहेंगे तो हम लोग कहां तक उसको ब्रेक करते हैं। द बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम कंसिस्ट द नेटवर्क आर स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्डेड, दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, इतनी बात क्लियर हो गई। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर पे तो ब्रेक हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाइयर होगा। सभी को अच्छे समझ है। और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसका बी पार्ट कह रहा है, अमंग बोरॉन ट्राइहैलाइड्स एक्सप्लेन BF3 इज लीस्ट एसिडिक, Bi3 इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिड का, किसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, लुईस एसिड का। यहाँ पे समझते हैं लुईस एसिड, मान लेते हैं ये भाई साहब H+ हैं, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो बन जाएंगे, मान लेते हैं Cl से लिया HCl बन गया, तो ये एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो सिंपल सा हमारा बेस भी आ गया ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, लुईस बेस। सभी को अच्छे समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना? अब बात करते हैं ये BF3 और Bi3 का एक और क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे इतनी बात अभी हल्का इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2p और 2p बैक बॉन्डिंग होती है, इतनी बात अभी आप लोग खाली इतना देख लो, फिर मैं आप लोगों को इसका तुरंत कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इतनी बात क्लियर होगी, यहाँ पे 2p बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्यों होती है यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखोगे, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। किसकी बात करते हैं, उसकी फ्लोरीन की। हाँ, फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2 2 4, तो 2p कितने हो जाएंगे 5, तो इसके पास कितने हो गए 2p 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसके यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 2p, इसीलिए मैंने कहा था 2p बैक बॉन्डिंग। अब 2p बैक बॉन्डिंग हो कैसे रही है वो यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देते हैं जल्दी से। ये रहा जैसे बोरॉन, ठीक है, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं फ्लोरीन, ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं। अब फ्लोरीन के पास क्या है, इस तरह p ऑर्बिटल्स, इस तरह p ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भाई बोरॉन तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि सबके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 8, इसके पास कितने हैं 6, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो 1 2 3 4 5 6, इसके पास यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसीलिए इसके पास जो p ऑर्बिटल है ये वाला, इसके पास जो p ऑर्बिटल है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये वाला, इसके में खाली कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके में खाली एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए यहाँ पे होती है बैक बॉन्डिंग इस तरह, इस तरह। अब कहां से कहां हो रही, उसके p ऑर्बिटल से उसके p ऑर्बिटल में, यानी p और p ऑर्बिटल में हो रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2p बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि Bi3 जो है वो एक लीस्ट एसिडिक है, क्यों यहाँ पे Bi3 लीस्ट एसिडिक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो देखो बहुत ही छोटा है, 2p में हो गया, इसके बाद आता है क्लोरीन जिसमें आता है 3p, इसके बाद आता है हमारा ब्रोमीन जिसमें आता है 4p, इसके बाद आता है हमारा आयोडीन जिसमें आता है 5p, यानी अगर 2p की इतनी रेंज है तो 3p की इतनी हो गई, 4p की इतनी हो गई, और 5p की तो इतनी ज्यादा हो गई, यानी अगर साइज अगर बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत दिक्कत होगी, यानी वो बैक बॉन्डिंग शो करेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा,
इसीलिए BF3 जो है वो बहुत अच्छा एसिड है, क्योंकि यहाँ से फ्लोरीन और ब्रोमीन के ऑर्बिटल्स में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। ये जो डंबल शेप है इनको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग शेप, इसीलिए। सभी को अच्छा समझ आया, कोई भी डाउट आता है? और इसकी अब हम लोग थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। थ्योरी क्या कह रहा है, बोरॉन यहाँ पे ट्राई हेलाइड है BX3 वेयर X इज एन हेलोजन एटम, कुछ भी हो सकता है, आर लुईस एसिड ड्यू टू देयर एम्प्टी p ऑर्बिटल्स ऑन द बोरॉन एटम, हाउएवर देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरीज डिपेंड ऑन द हेलोजन एटम्स। ठीक है, देखो भाई थ्योरी लिखनी, ये एग्जैक्ट थ्योरी लिख दोगे ना एकदम दबा के मार्क्स मिलेंगे यार। यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट, बात करते हैं बैक बॉन्डिंग होता क्या है, जिसको भी मतलब अगर रिटन फॉर्म में जैसे समझना है तो बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ द हेलोजन एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक टू द एम्प्टी p ऑर्बिटल जैसे बोरॉन। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना? अब बात करते हैं इसके मेन रीजन की बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन वैसा क्यों हो रहा है और आयोडीन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट मोर एफिशिएंटली इन बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फ्लोरीन टू बोरॉन partially fills the empty p orbital on boron, reducing its electron deficiency and thereby decreasing its Lewis acidity। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना? पूरा जो मैंने समझाया बस खाली वही चीज ऐसे लिखी हुई है। अब इसी का जस्ट उल्टा यार, इसी का पूरा उल्टा हमारा किसमें हो जाएगा, आयोडीन में हो जाएगा। इट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज लूजली पार्टिसिपेट। ठीक है, बैक बॉन्डिंग ये कम शो करेगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो इसकी ये डेंसिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा बल्कि बढ़ा देगा, तो ये इट एनहांस इट्स इलेक्ट्रॉन मतलब लुईस एसिडिटी। कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना? अब देखो मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या याद करना है और उसका जो अपोजिट है वो भी कैसे पढ़ना है, तो इसलिए बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। एक बार खाली देख लो, एक बार खाली नोट कर लो, सब कुछ हमारा हो जाएगा यार बहुत आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे why CCl4 is resistance to hydrolyzed but SiCl4 readily hydrolyzed। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास जो होते हैं ना वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन होता है उसके पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स। वैकेंट d ऑर्बिटल्स का बच्चों मतलब है ये रहे d ऑर्बिटल्स, d में होते हैं 5, तो उसमें से कुछ ना कुछ स्पेस खाली हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब मान लो तुम्हारे घर में अगर लोग आए हैं और तुम जैसे मान लेते हैं किराए के घर पे रहते हो, सिर्फ एक ही कमरा है। अब अगर बहुत सारे लोग आ गए तो भाई उनको रखने की भी तो जगह होनी चाहिए, उनको रहने की भी तो जगह होनी चाहिए। अब है ही नहीं जगह तो उनको रखोगे कहाँ? अब जैसे मान लेते हैं तुम किसी बहुत बड़े घर पे रहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे रूम खाली, अब बहुत सारे मेहमान आएंगे तो सब एडजस्ट हो जाएंगे, यानी तुम्हारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। अब जिसके पास है ही नहीं तो वो रखेगा कहाँ से? बस वही सिंपल सा एग्जांपल, फालतू एग्जांपल है मैं मानता हूँ। CCl4 is resistant to hydrolyzed but SiCl4 ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो Si है मतलब जो कार्बन है इसमें से जो H ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो कार्बन को जो डोनेट करता है, तो कार्बन के पास तो भाई रखने की जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा? इसीलिए वो वाटर में उतना ज्यादा रेजिस्टेंट मतलब उतना ज्यादा वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। अब ये चीज सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के पास है, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं वो इजीली डोनेट कर देता है उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, जिससे वाटर्स क्या होता है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। यहाँ तक एक मतलब समझ आ गया? ठीक है, अब इसका दूसरा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है हमारा साइज का। किसका फैक्टर है? साइज का। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये कार्बन का एटम है, अब ये कार्बन का एटम जो है वो 4 सिलिकॉन से इस तरह घिरा हुआ है, क्योंकि कार्बन का साइज तो छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, तो वो इस तरह घिरा हुआ है। तो वाटर को जो उसका ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं इस तरह, अब उस लोन पेयर को तो उसके पास डोनेट करने की तो जगह ही नहीं है, वो पूरा इतना ज्यादा हिंड्रेंस, पूरा इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बच्चों ये होता है कि बहुत ज्यादा क्राउड है उस जगह, तो बिल्कुल भी हमें जाने की बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही, तो उसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह सिलिकॉन का होता तो ये रहा सिलिकॉन का, ये रहा सिलिकॉन का, और ये रहे क्लोरीन के। तो सिलिकॉन का साइज बड़ा, क्लोरीन का साइज मतलब थोड़ा सा उतना मैचअप कर जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा ही होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन वो इजीली इलेक्ट्रॉन उसके पास डोनेट कर पाता है। सभी को यहाँ तक अच्छे समझ आ गया? अब हम लोग थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। इसीलिए मैं आप लोग को पहले थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप लोग खुद से भी लिख सको यार। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सिलिकॉन के पास होते हैं, कार्बन के पास नहीं होते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं।
इसमें से जो CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। अब जब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये वाटर में एज इट इज पड़ा रहेगा, यानी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। सभी को अच्छा समझे? यहाँ पे कोई बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल है यार, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग अच्छा खासा लिख सकते हो, स्ट्रक्चर उनका बना सकते हो, उनको दिखा सकते हो। ठीक है, आओ अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म यूज्ड इन सिग्निफिकेंस। और इसका साई का और साई स्क्वायर का हमें सिग्निफिकेंस बताना है, और चलो जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो पहले थोड़ा सा हल्की स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि भाई 15 मार्क्स का आंसर है तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा ना, सिर्फ डेरिवेशन से तो काम चलेगा नहीं। वो तो कहेगा कि अरे 15 मार्क्स के हिसाब से तो लिखा ही नहीं उसने। बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मतलब अराउंड 1920 की बात करें। अरे ठीक है यार, 1920 नहीं याद रहता कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है, इन्होंने एक आइडिया दिया था फिजिक्स इंक्लूडिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव एंड क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया था जो कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता था, और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हल्का सा समझ लेते हैं कि ये क्यों था। फिर से वही बात है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा डुअल नेचर क्यों शो करता था, क्योंकि उन्होंने डी ब्रोगली जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मतलब चार्ज पार्टिकल था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पार्टिकल हमेशा वो एक इस मतलब कोई भी एक जो हमारे पास जो पार्टिकल है, जो स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को उठाया था क्योंकि वही उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था, इसलिए उन्होंने कहा था वो एक चार्ज पार्टिकल की तरह शो करेगा, जिसके ऊपर एक -1 चार्ज है, वो चार्ज पार्टिकल की तरह शो करेगा। दूसरा एक वेव की तरह शो करेगा। दूसरा किसकी तरह शो करेगा? वेव की तरह। देखो पहले ये नहीं था कि जो हमारे पास जो लाइट आती है वो एज अ वेव के फॉर्म में आती है, फिर उन्होंने कहा नहीं, लाइट वेव के फॉर्म में नहीं आ रही है, लाइट बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसको उन्होंने क्वांटा बोला। तो वैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन था कि वो एक चार्ज पार्टिकल, फिर उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव पार्टिकल की तरह भी मूव करता है, इस तरह। तो इसीलिए यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। इतनी बात है। देखो अभी हम लोग वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी हम लोग पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, तो उसी पे मेन फोकस करेंगे, क्योंकि ये पेपर है। एग्जाम के एक दिन पहले भी बच्चे देखते हैं तो उन्हें पेपर का पूरा आंसर चाहिए होता है, और खाली पेपर अच्छे से समझना होता है। यहाँ पे बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है कि वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो। मतलब कहने का है, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर मैं उसका मोमेंटम पता करने जाऊंगा, उसका मैं मोमेंटम पता करने जाऊंगा, तो भाई उसकी पोजीशन कहीं और चली गई होगी, उसकी पोजीशन कहीं और चली गई। अगर मैं उसका मोमेंटम पता करने जाऊंगा, वो सॉरी उसकी पोजीशन पता करने जाऊंगा, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो श्रोडिंगर ने कहा हम बताएंगे। तो यही श्रोडिंगर का है मतलब मेनली जो उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्ट पोजीशन चलो आपके कहने पर नहीं बता सकते, लेकिन हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम उसकी क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस टाइम कहाँ पे होगा, उन्होंने ये बता रखा। अब उसी किसके थ्रू कहा? उन्होंने वो वेव इक्वेशन के थ्रू कहा, और जिसको उन्होंने अपने नाम पे रख दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सभी को अच्छे समझ आ गया? और चलो जल्दी देख लेते हैं यार, इतनी बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दिस कॉन्सेप्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ द एटम। थोड़ा सा बढ़ा के लिखने के लिए, it emphasizes the probability of finding an electron in an specific region around the nucleus। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। तो आइडिया दिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इतने पे, पहले वो बात हो रही थी 1920 में, लेकिन फिर ये आइडिया आया था इस समय, how to calculate the probability distribution of an electron within an atom rather than its precise location। मतलब वो पहले वो बता सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जरूरी नहीं कि उसकी परफेक्ट लोकेशन ही बताई जाए। उनकी इक्वेशन क्या थी? उनकी इक्वेशन ये थी बच्चों, अगर देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, जब डेरिवेशन आएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान कैसे रखना है, देखो डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल, डेल अपॉन डेल, डेल अपॉन डेल, डेल अपॉन डेल, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर बस खाली यहाँ पे फाइव 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 फाइव, वो सॉरी शाई 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 आ जाएगा। मतलब डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सब में डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ऊपर डेल स्क्वायर शाई डेल स्क्वायर साई और डेल स्क्वायर साई हो जाएगा। ठीक है, प्लस
8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। अब ये कहां से आया, अभी हम लोग ध्यान देते हैं। सभी को पता चल गया है, ये हमारे पास जो साई शो कर रहा है वो हमारा एक वेव फंक्शन शो कर रहा है। देखो क्योंकि वेव डिस्क्राइब हो रही है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, भाई हम सभी लोग जानते हैं। ई हमारी टोटल एनर्जी, या तो आप टोटल एनर्जी लिख दो या तो आप इसको डेरिवेशन से ई लिख दो तो भी गलत नहीं, लेकिन हमको डेरिवेशन में ई ही दिया गया तो हम ई यूज करेंगे। बी हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, सबको पता है। एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सबको अच्छे से पता है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं। अब इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हो तो थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगी और आप लोग को एज इट इज लिखना होगा, तो फिर कैसे लिखोगे यार। बात करते हैं टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। जाहिर सी बात है हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं डिराइव काइनेटिक एनर्जी को, मतलब क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, देखो m डॉट एम वी स्क्वायर अपॉन एम, इसको मैं इस तरह लिख तो सकता हूँ, वही चीज है। फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन एम, भाई इसका मल्टीप्लाई हो गया तो एम वी का होल स्क्वायर हो गया अपॉन एम हो गया, ठीक है। फिर इसको मैं इस तरह मैंने लिख दिया, मतलब इस 1 को हटा दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा दिया, 1/2 जो था, ये क्वेश्चन नंबर मेरी 2 हो गई, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था भाई वो तो हम भी जानते हैं ना, mv इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये सभी जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो मेरी वीडियो में है, मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं रहेगा यार। तो mv इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, लेकिन अभी मत देखना, अभी सिर्फ इस पेपर को देखना। इस पेपर देखने से ये रहेगा कि मान लो 10 में से अगर 3 भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे फर्स्ट जा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा यार। देखो एग्जाम के पहले मैंने भी बीएससी एमएससी किया हुआ है, जितना ज्यादा पहले बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एक बात जान गया था कि मैं पूरा कोर्स जैसे मैं पढ़ के जाता था, आ तो रहा था लेकिन लिखना नहीं आ रहा था, समझ भूल जा रहे थे, कैसे करेंगे ये सब बहुत ज्यादा फंस जा रहा था। तो मुझे फिर क्या कहते हैं सैंपल पेपर्स का आइडिया आया। अच्छा जाहिर सी बात है मुझे भी किसी से पता ही चला होगा, तो क्या किया मैंने भी सैंपल पेपर्स लगाए, पिछले पेपर्स लगाए। अरे यार जब अच्छा पहले का तो पैटर्न चेंज होता था, पहले 5 क्वेश्चन करने होते थे, फिर उसके बाद सेक्शन बी आता था, फिर उसमें से एक एक क्वेश्चन वो और के फॉर्म में दे रखा होता था, एक करना होता था एक नहीं करना होता था। तो उसमें से कम जैसे मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, जैसे एज्यूम कर लेते हैं 10 में से 3-4 तो फंस जाते थे। अरे 4 भी क्वेश्चन फंस रहे हैं तो मेरी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजी हो गई ना यार, मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था। आपके में तो 10 से 5 ही करने, अगर आपके में 3 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं पिछले सैंपल पेपर से तो बुरा ही क्या है। तो मेरी बात मानो, जो 2023 में है वो 2023 मतलब सॉरी जो 2024 में है ना वो 2023 का और 2022 का पेपर लगा ले, बस उनके लिए यही काफी है यार। मतलब हम बता रहे हैं 75 में आपके अप्रॉक्स अगर आप लोगों ने सही से किया है तो 60 तो आपके रखे ही रखे हैं, पेपर में ही रखा है, बस आप जाओगे आप देखोगे अरे क्वेश्चन रिपीटेड है, आप फटाक से कर लोगे यार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाहे एमसीक्यू वाले हो, एमसीक्यू वाले भी मैंने उन लोगों को अभी लेटेस्ट क्या कहते हैं जो भी 2024 के बच्चे हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हो, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के हो, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर के, मैंने लेटेस्ट एमसीक्यूज कराए हैं। आप जाओ फटाक से वीडियो ओपन करो, क्रैकिंग बीएससी कम करो, फटाक से आपको तुरंत लेटेस्ट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेटेस्ट 20 एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज ऐसे मैंने पार्ट 1 करा रखे हैं और सबकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को पता है, तो आप लोग वहां से देखो, आप लोग का ही फायदा होगा। बाकी आप लोग की मर्जी कहीं से पढ़ो लेकिन मार्क्स ले आओ यार, इतना ही काफी है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन 2, जाहिर सी बात है हम इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट अप कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारी थी कौन सी बच्चों, ये वाली थी ना, तो इसमें इक्वेशन हमने mv की जगह हमने h अपॉन लैम्डा पुट अप किया, तो देखो h अपॉन लैम्डा अपॉन 2m है, ठीक है। h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया तो h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m हो गया, ठीक है। तो इसको मैं इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m, मतलब उसके साथ m, और ये क्वेश्चन को नंबर को मैंने मान लिया 3, मैंने हर इक्वेशन को कुछ ना कुछ नंबर दे दिया, कभी ना किसी में जरूरत पड़ जाएगी। तो अब E इज इक्वल टू भाई ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू थी, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठाई और मैंने इस इक्वेशन में पुट अप कर दी, तो E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस v है, ठीक है। मैंने हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m प्लस बी आ गया, ठीक है। मैंने ई और बी को अलग कर दिया तो ई और बी को अलग हो गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। फिर मैंने लैम्डा को अलग कर दिया, लैम्डा को देखो यहाँ से अलग करेंगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये नीचे उतर जाएगा, लेकिन लैम्डा नीचे है तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 2m
ई माइनस वी हो जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन कैन बी डिराइव्ड एज, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जैसे भाई हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं ना इस तरह, तो एक्स वाई जेड, तो इस तरह हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं ना, तो अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और वे नहीं है। इसका पूरा पूरा क्या कहते हैं मेथड जो भी है ये सब एमएससी के फॉर्म में दे रखा हो, तो उससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। तो देखो डेल जो हमारे पास साई है अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप हो जाएगी, ये रही लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा, देखो एच स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया, ये चीज ऊपर चलेगी, वही डेरिवेशन थी, बस खाली उसमें उसकी वैल्यू पुटअप करी। अब यहाँ से 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा, ये साई उठ के बाहर चला जाएगा, तो इस तरह देखो यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक, बस उसको बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लीकेशन ही तो था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर ये x के लिए इस तरह था तो हम लोग y के लिए भी लिख सकते हैं, z के लिए भी लिख सकते हैं, तो अगर हम सबके लिए लिखेंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन बन के आ जाएगी। किसी को कोई भी डाउट था यहाँ तक? ये थी इसकी किसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन। अब उसने हमसे कहा था सिग्निफिकेंस हमें साई का बताओ और फिर साई स्क्वायर का बताना। अब यहाँ पे ध्यान दो यार, अगर हमें साई का पता चल जाए तो साई स्क्वायर का तो हम अपने आप लिख लेंगे, उसका जस्ट डबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी साई स्क्वायर की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। और देख लेते हैं, जाहिर सी बात है, रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन आल्सो नोन एज इंजन फंक्शन, इस नेम को याद कर लो, इस नेम से भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं भाई। कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटम सिस्टम लाइक एन एटम, ठीक है, फ्रॉम वेरियस फंक्शंस वी कैन कैलकुलेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हमें एक इक्वेशन मिली, तो जाहिर सी बात है हम लोग वेरियस उसके फंक्शन और वेरियस प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। द वेव फंक्शन साई इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिफ्लेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। कोई भी डाउट यहाँ तक? अब आओ जल्दी से हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर का भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, proportionally related to the probability of finding an electron at a specific point in 3D space। जाहिर सी बात है। और बात करते हैं, higher value of psi square indicates the higher probability of finding the electron in that region around the nucleus। और अगर इसकी लोअर वैल्यू होगी तो हम लोग को उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका सिग्निफिकेंस भी सबको अच्छे समझ आए। अब आप लोगों का काम इतना है भाई बच्चों, जो भी ये सब कुछ है, जो भी ये सब कुछ है, आप लोग इसको पहले अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद वीडियो पॉज कर करके इसको अपने पास अच्छे से नोट कर लेना, या तो कोशिश करना खुद से नोट करने की, या तो कोशिश करना क्या कहते हैं मतलब देख करके भी नोट करने की, लेकिन कोशिश करना कि खुद से भी नोट कर पाओ। अच्छा इसके बाद ये, अच्छा मैं खुद से लिख लेता हूँ, इससे याद हो जाएगा यार, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5 6 कर लिए तो अब बचा 7 और 8। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ। देखो पढ़ते रहो, एग्जाम आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।